हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो तो ध्यान से समझते हैं। सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 02। अगर हम बात करें लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिस्कस किया था एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। बेसिकली फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में 7 से 8 डिफरेंसेस होते हैं, उनकी बात की थी। ठीक है। एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट क्या होता है। एड्सोर्बेट वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती हैं जो सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस की सरफेस पर एड्सॉर्ब होती हैं, और एड्सोर्बेंट वो स्पीसीज होती है जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि जो एड्जॉर्प्शन होता है उसको कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, और फिर इसके यूज देखेंगे एड्जॉर्प्शन के, एंड देन ही कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, फिर अपन कैटालिसिस स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन के रेट को घटा या बढ़ा देते हैं। अब अपन बात करें कि जो एड्जॉर्प्शन का रेट होता है उससे क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था x/m जब भी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसको बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अरे x क्या है, अमाउंट ऑफ, या वी कैन से मास ऑफ एड्जॉर्बेट। मैं बता देता हूं x क्या है, मास या अमाउंट। भाई वेट हुआ तो मास, अमाउंट को वेट के टर्म में भी लिया जा सकता है ना, अमाउंट को वॉल्यूम के टर्म में भी लिया जा सकता है। सपोज करो किसी गैसियस सब्सटेंस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे कितना वॉल्यूम गैस का एड्जॉर्ब हुआ है, तो हम वॉल्यूम बोलेंगे। नंबर ऑफ मोल भी लिए जा सकते हैं, तो कैसे भी ले सकते हो आप अमाउंट को। ठीक है। तो ये मास या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट होता है x। ठीक है। और m क्या होता है, ये होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें 5 ग्राम चारकोल पाउडर लिया हमने, 5 ग्राम चारकोल पाउडर लिया और उस पर हमने एड्सॉर्ब कराई 5 ml अमोनिया गैस। तो जो x होगा ये 5 ml होगा, और जो m होगा मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। चारकोल पाउडर यहाँ पर एड्सॉर्बेंट और अमोनिया गैस एड्सॉर्बेट है। तो ठीक है, तो m की वैल्यू 5 ग्राम और x की वैल्यू 5 ml। तो इस तरह से अपन x/m का जब रेशो ले लेंगे तो उसको एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। चलो तो अब अपन बात करते हैं इस चीज को कौन कौन सी फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। जिस सब्सटेंस की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, और एड्जॉर्बेंट जो होता है उसकी नेचर से भी एड्जॉर्प्शन के रेट को हाई या लो किया जा सकता है। तो नेचर कैसी होनी चाहिए, हाई सरफेस एरिया होना चाहिए, हाई सरफेस एरिया होना चाहिए। अब सरफेस एरिया हाई कैसे कैसे होगा, इसको बढ़ाने के कई तरीके। ठीक है। रिमूव सरफेस एरिया को अपन बढ़ाएं कैसे, रिमूव इम्प्योर या इम्प्योरिटीज बाय हीटिंग। आप क्या करो, थोड़ा सा गर्म कर दो किसको, एड्सॉर्बेंट को, तो उसकी सरफेस पर जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो हट जाएंगी। इससे क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो एक तो इंक्रीज होगा, और दूसरी बात है एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को वहाँ एक स्पेस मिलेगा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एड्सॉर्प्शन कर सके। तो x/m की वैल्यू बढ़नी ही है, तो रिमूव इम्प्योरिटीज़ को हटाइए बाय हीटिंग। ये एक तरीका हो सकता है सरफेस एरिया बढ़ाने का। भाई नेचर कैसी होनी चाहिए, हाई सरफेस एरिया, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, रिमूव करो इम्प्योरिटीज़ को। ठीक है। और कैसे बढ़ाया जा सकता है, टेक पाउडर फॉर्म। भाई जो एड्सॉर्बेंट है उसको पाउडर फॉर्म में लो ना आप, पीस के लो, क्योंकि मैंने बताया था अगर पाउडर फॉर्म में लेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा।
क्लियर है नहीं है? पाउडर फॉर्म से मतलब होता है फाइनली डिवाइडेड, ठीक है, मतलब फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट होना चाहिए, तो भी क्या होगा, अपना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात बताता हूँ, आप एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लो और उसको गर्म करो, जलाओ उसको, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जलेगा। क्यों? लकड़ी का टुकड़ा आपने बड़ा लिया, तोड़ के नहीं लिया, तो बहुत कम सरफेस एरिया अवेलेबल हो। और अब आप क्या करो, दूसरी तरफ उस लकड़ी के बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर दो, बारीक बारीक पीस, तो हर एक पीस का अपना सरफेस एरिया होगा। 1000 पीस कर दिए, एक पीस पर 2 सरफेस एरिया है ऊपर और नीचे, तो 1000 पीस पर 2000 सरफेस एरिया होगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया। तो क्या होगा, एक साथ बहुत सारे लकड़ी के मॉलिक्यूल आग पकड़ेंगे, तो जल्दी से रिएक्शन होगी। ऐसे ही अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। आपने वाटर के अंदर क्या किया, वाटर के अंदर सपोज करो आपने नमक का बड़ा डेला पटक दिया, बड़ा ब्रिक पटक दिया, बहुत बड़ा पीस पटक दिया, तो नमक की जो आउटर मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर वो बहुत ही कम होंगे, सारे अंदर कहानी रच रहे हैं, अंदर बैठे हैं चुपचाप, पता ही नहीं उनको क्या कहानी चल रही है, हम पानी के अंदर भी डूब चुके हैं, बाहर के मॉलिक्यूल्स को पता चलेगा, तो वो धीरे धीरे हटके रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, बहुत स्लो होगा एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर हम पीस करके डालें तो सारे के सारे नमक के मॉलिक्यूल एक साथ वाटर के कांटेक्ट में आएंगे। वही इस कहानी में आप समझाना चाह रहा हूँ आपको। सरफेस एरिया बढ़ाने के ये 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक आपको मैं बता देता हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है ना, उसमें भी उसका भी हाई सरफेस एरिया होता है। एक्टिवेटेड चारकोल, नॉर्मल जो चारकोल होता है, चारकोल मतलब कार्बन, नॉर्मल जो चारकोल होता है उसकी सरफेस पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अपन क्या करते हैं, उस पर हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर से उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ अगर अपन हटा देते हैं तो वो एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका बहुत अच्छा यूज होता है, ठीक है। आजकल वैसे टूथपेस्ट के ऐड आते हैं ना, आपके टूथपेस्ट में चारकोल है क्या, पहले क्या बोलते थे, नमक है क्या, आपको क्या बोलते हैं, चारकोल है क्या। क्यों? क्योंकि हमारे दांतों के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो एड्जॉर्बेट है, और वो एक्टिवेटेड चारकोल वाली टूथपेस्ट लगा के अगर ब्रश करोगे तो क्या होगा, दांतों की इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो चारकोल तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। थूक देंगे उसको अपन तो सारी गंदगी एकदम साफ हो जाएगी। बढ़िया तरीके से एक बार ही मंजन कर लो दिन में, समझ रहे हो ना। तो कंपनियां इस तरह से ऐड करती हैं। तो चारकोल क्या है आप समझ रहे हो, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट कैसी होनी चाहिए, ऐसी कि सरफेस एरिया उसका बड़ा हो, हाई सरफेस एरिया हो। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको एडजॉर्बेंट की नेचर में थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है भाई। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, देखो अगर हम एडजॉर्बेट मतलब जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, अगर वो गैस है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, जनरली गैसियस फॉर्म में ही होती है एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उसका एडजॉर्प्शन तब अच्छा होगा तब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आए, ठीक है। इफ गैस है मोर क्रिटिकल टेम्परेचर TC, अगर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इफ गैस है मोर क्रिटिकल टेम्परेचर देन मोर इजिली लिक्विफाई ऑन सरफेस, सो H/m इंक्रीजेस। समझे इसका मतलब? अरे अगर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने का ये मतलब होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इतना सा मतलब समझो। 11th क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ा है क्रिटिकल टेम्परेचर का। क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना सोचोगे उतना कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो मैं सीधा से बता देता हूँ, जिस गैस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और अगर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन भी उनका जल्दी होगा। सपोज करो गैस भाग रही है, एक दूसरे से मतलब नहीं है, तो कहाँ से एडजॉर्प्शन हो जाएगा। और गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज में पास है ना, तो क्या होगा, जैसी सरफेस मिलेगी तुरंत बैठ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एडजॉर्प्शन कब बढ़ता है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई अट्रैक्शन होता है, और वो कब ज़्यादा होता है, जब क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। क्लियर है? तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस गैस के लिए उतनी आसानी से वो लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफिकेशन समझते हो ना, गैस का लिक्विड में बदलना। अरे जब गैस को अपन सॉलिड की सरफेस पर या एडजॉर्बेंट की सरफेस पर जाके एडजॉर्ब करवाते हैं ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ही एडजॉर्बेंट की सरफेस पे जाते हैं, दे कैन बिकम कन्वर्ट इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल।
क्लियर है? तो वही तो गैस लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो पाएगी जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। भैया मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर भाग रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस गैस का एब्जॉर्प्शन ईजी से नहीं होगा, फिर उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी बहुत लो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा होना चाहिए ये मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन एक तो लेते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एक अपन ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एक अपन ले लेते हैं अमोनिया गैस। इन तीनों गैसों इन बीच में और भी कई सारी गैसेस रखी हो सकती हैं, ये 3 गैस ले लेते हैं अपन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें, CO2 की अगर हम बात करें और अमोनिया की अगर हम बात करें, तो इन तीनों गैसों को अगर कंपेयर करोगे तो इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका होता है 400 केल्विन के लगभग। इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत वेरी लो होता है, 32 केल्विन के लगभग, 32-33, वेरी लो, ठीक है। और अगर इस गैस की अगर हम बात करें तो इसका 300 के आसपास होता है, तो मीडियम क्रिटिकल टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का है, सबसे कम है हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि अमोनिया का जो एक मॉलिक्यूल है ना वो पोलर नेचर का है। समझो ये अमोनिया है, देखो NH3, यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है, यहाँ पर भी पोलरिटी आ जाती है। और ये पोलरिटी जो होती है ना वो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो डाइपोल मोमेंट ओवरऑल बन जाता है मॉलिक्यूल का, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। और एक पोलर मॉलिक्यूल अगर अमोनिया के दूसरे पोलर मॉलिक्यूल यानी एक अमोनिया के मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो सीधी सी बात है हर एक अमोनिया में दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे के नेगेटिव चार्ज को, और एक अमोनिया मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी। क्लियर है? तो यहाँ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, H और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, न्यूट्रल है। तो H और H के बीच में सिर्फ वीक वांडरवाल फोर्स, लंदन फोर्स होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है। CO2 में वांडरवाल फोर्स ही होता है, लेकिन ये भी नॉन पोलर ही है, लेकिन ये थोड़ा हैवी मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो वांडरवाल फोर्स थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन से स्विच करेंगे, CO2 की तरफ जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेंगे, अमोनिया में सबसे ज़्यादा होंगे। तो इस गैस को जल्दी से लिक्विफाई करा सकते हैं, इसको नहीं करा सकते। क्लियर है? तो इधर जाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, X/m की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि आसानी से लिक्विफाई होने वाली गैस है हमारी अमोनिया, ना कि हाइड्रोजन। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि भैया एडजॉर्बेट किस नेचर का मॉलिक्यूल है, वो पोलर है या वो नॉन पोलर है, वगैरह वगैरह। इस तरीके की चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? बोलो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपन तीसरे फैक्टर की, और यहाँ से ग्राफ से स्टार्ट हो जाते हैं एडजॉर्प्शन से रिलेटेड। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है हमारा वो कौन सा है जरा समझो। तीसरा फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, फिर लास्ट रहेगा प्रेशर। एक बात खुद से सोचो, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन पर अलग तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, केमिकल एडजॉर्प्शन पर अलग तरीके का इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें, टेम्परेचर का इफेक्ट दो तरह से देखें। पहले ये देखेंगे कि एडजॉर्प्शन कैसा है। भाई एडजॉर्प्शन फिजिकल है या केमिकल? क्योंकि दोनों पर टेम्परेचर का एक जैसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिजिकल पर अलग पड़ेगा, केमिकल पर अलग पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। अब ग्राफ बना रहे हैं तो सीधी सी बात है एक्स और वाई एक्सिस, उन पर कुछ कुछ लेना पड़ेगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ना, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरेक्शन यानी वीक वांडरवाल फोर्स होती है फिजिकल में। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो वांडरवाल फोर्स ब्रेक होने लगेंगे। तो एडजॉर्प्शन होने से पहले ही डीजॉर्प्शन करा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाया, एडजॉर्प्शन होने से पहले डीजॉर्प्शन हो जाएगा। ये एडजॉर्प्शन हो भी गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनी है वो ब्रेक हो जाएंगी, और अगर ब्रेक हो जाएंगी तो वापस से डीजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल हटने लग जाएंगे सरफेस से। इससे क्या होगा? एडजॉर्प्शन का रेट गिरेगा, X/m की वैल्यू घटेगी, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंटिन्यूअसली ये डिक्रीज होता है। तो मैं लिख देता हूँ
when temperature increases then x by m decreases continuously, लगातार ऐसा होता है, because weak van der Waals force, because weak van der Waals फोर्स ब्रेक, टूटेंगे ना, अरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्स बाई एम घटेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली, क्योंकि वीक van der Waals फोर्स टूटेंगे, सो डिजॉर्प्शन होगा, सो डिजॉर्प्शन अकर। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो सिंपल सा है। ठीक है, यहां पर क्या ले रहे हैं एक्स बाई एम की वैल्यू, और यहां पर क्या ले रहे हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो एक्स बाई एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्स बाई एम की वैल्यू गिरती जाएगी। इस तरीके का ग्राफ है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एक्स बाई एम की वैल्यू गिरती जाएगी। एक टेम्परेचर पर जाकर के फिर जब सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिर एक्स बाई एम की वैल्यू घटेगी, क्यों, फिर फ्लैट से होने लगेगी। पर हाँ, फ्लैट होने से पहले कंटिन्यूअसली गिरेगी, ये बात आप क्या समझो, ठीक है एकदम। चलो, अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, दिमाग लगाओ। केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है कोई, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, और कोई बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए, van der Waals फोर्स नहीं होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो उस केमिकल बॉन्ड को बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए होगी। भाई वहाँ तो केमिकल रिएक्शन होगी ना, केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल एडजॉर्प्शन याद आए तो ये वाला एडजॉर्प्शन याद आना चाहिए आपको, हेबर प्रोसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस का लोहे की सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है। इन दोनों गैसेस का लोहे की सरफेस पर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, और अमोनिया गैस का प्रोडक्शन हो जाता है। क्लियर है नहीं? तो लोहे की सरफेस एडजॉर्बेट है और ये दोनों, सॉरी एडजॉर्बेंट है और ये दोनों एडजॉर्बेट है। तो अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, लोहे की सरफेस पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर तो इस एडजॉर्प्शन को कराने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और वो हमें मिलेगी टेम्परेचर बढ़ाने से इनिशियली। तो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर केमिकल एनर्जी आप हीट बढ़ाते रहोगे, टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, तो जो केमिकल बॉन्ड आपने बनाया है ना, वो आप तोड़ बैठोगे टेम्परेचर बढ़ाने से। तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जारी रखा तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज हो गया। तो कंटिन्यूअसली होगा, यहाँ बाद में होने लगेगा डिक्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इनिशियली, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इनिशियली, देन मॉलिक्यूल्स हेल्प टू एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, उनको हेल्प मिल जाती है एक्टिवेशन एनर्जी एक्वायर करने में। टू एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, सो एक्स बाई एम इंक्रीजेस। भाई एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, एडजॉर्प्शन फास्ट, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर मे बी केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक, so x by m एक्सटेंशन डिक्रीज। अब ग्राफ जरा समझो, ठीक है, यहां पर है x बाई एम की वैल्यू, ठीक है भाई, और यहाँ है टेम्परेचर, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो क्या होगा, शुरुआत में तो बढ़ेगा, उसके बाद फ्लैट से होकर फिर घटने, सिंपल सा इस तरीके। तो स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, एक्स बाई एम का एक्सटेंशन बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। एक टेम्परेचर पर पीक पे आ जाएगा, एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद वही टेम्परेचर नुकसानदायक हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, बहुत हाई लेवल पर चला जाए टेम्परेचर, तो एक्स बाई एम डिक्रीज होगा, मतलब डिजॉर्प्शन होने लगे। क्लियर है भाई? तो ये है हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। चलो, अब बच गया प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है एडजॉर्प्शन। मैंने अगर तुम्हें ध्यान हो तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस लिखाया था, तो
तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी लिखाया था, उसमें यही बात बताई थी टेम्परेचर में। और प्रेशर में मैंने क्या बताया था कि केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ना, उसको प्रेशर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो हम केमिकल एडजॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रेशर का, वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं। वैसे तो है वो टॉपिक भी, लेकिन सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस में है ओनली प्रेशर का इफेक्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन पर। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो फोर्थ है हमारा प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां दो चीजें ध्यान रखनी है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं हम, उसको ध्यान में रखते हुए प्रेशर का इफेक्ट। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए x/m की वैल्यू पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब सीधी सी बात है, प्रेशर की जब भी कहानी आ जाती है तो हम बात करते हैं कि एडजॉर्बेट गैस होना चाहिए। एडजॉर्बेट इज डेफिनेटली गैस। एडजॉर्बेट कैसा होना चाहिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैस का हम एडजॉर्प्शन करा रहे हैं किसी सॉलिड की सरफेस पर। ठीक है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर लगाने का। हाई प्रेशर पर गैस को भेजेंगे, लो प्रेशर पर गैस को भेजेंगे, तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या एडजॉर्प्शन घटेगा, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए थे यहाँ पर, फ्राइंडलिच। क्या हुए थे, फ्राइंडलिच। उन्होंने ये स्टडी सक्सेसफुली की और उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया। फ्राइंडलिच ने एक्चुअल में ग्राफ बनाया था, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन फ्राइंडलिच से पहले कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राफ बना दिया था। उन्होंने क्या एक ग्राफ बनाया, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म प्रेशर की स्टडी करने के लिए। अब ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या चीज है, ये ग्राफ है, इट इज अ नेम ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ का नेम, ग्राफ विच form between x/m and प्रेशर। ऐसा ग्राफ जो x/m और प्रेशर के बीच में खींचा जा रहा है, वो तो सर हमें टॉपिक से पता चला। यहाँ पर आइसोथर्म का क्या मतलब है, थर्म का मतलब टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर, आइसो का मतलब से मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर खींचा गया ग्राफ आइसोथर्म कहलाता है। और एडजॉर्प्शन के लिए हो रहा है तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ग्राफ विच फॉर्म बिटवीन x/m एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर x/m और प्रेशर के बीच में खींचा जाने वाला ग्राफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये खींचा और इसको जब खींच के देखा, समझ रहे हो ना, तो कुछ ग्राफ इस तरह से आया। यहां x/m और यहां प्रेशर, इस तरह से। मतलब होता क्या है, जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे x/m की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। लेकिन ये इंक्रीमेंट लीनियर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस, इस तरह के इंक्रीमेंट। ये तो लीनियर इंक्रीमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाला इंक्रीमेंट नहीं है भाई। x/m की वैल्यू p के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन p की पावर 1 के प्रोपोर्शनल नहीं है, 1/n के प्रोपोर्शनल। ये इंपॉर्टेंट बात, इस ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो x/m भी बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन ये x/m इनिशियली यहाँ तक देखो, यहाँ तक इक्वेशन कैसी है, लीनियर। इस ग्राफ को अगर अपन डिवाइड कर दें, यहाँ तक इक्वेशन लीनियर है, क्लियर है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन क्या है, लीनियर है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इक्वेशन थोड़ा सा कर्वेचर में आ गई और यहाँ फ्लैट हो जाती है इस तरह से। फ्लैट मतलब ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फ्लैट हो जाती है। फिर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, x/m नहीं बढ़ेगा। लॉजिक लगाओ, आपने 1000 मॉलिक्यूल गैस के भेजे एडजॉर्ब कराने के लिए। शुरुआत में तो सारे हाई स्पीड से जाएंगे, अटैक, ठीक है ना। तो शुरुआत में तो बहुत ही लीनियरली बढ़ेगा x/m, हाई स्पीड से एडजॉर्प्शन होगा। उसके बाद जब बहुत ही कम सरफेस रह जाएगी तो थोड़ा सा घटने लगेगा, इस तरह से कर्वेचर में आ जाएगा। अब एक स्थिति ऐसी भी तो आनी है जब बिल्कुल कांस्टेंट हो जाना, जब सारे के सारे मॉलिक्यूल 1000 मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए सरफेस पर, अब कोई बचा ही नहीं एडजॉर्ब होने वाला, तो फिर एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। फिर प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, फिर उसे एडजॉर्प्शन का कोई लेना देना नहीं रहेगा, x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरीके का ग्राफ आता है, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
अब इस ग्राफ पर और स्टडीज हुई। अब क्या क्या हुआ, एक गैस को लिया गया, अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ खींचे गए। ठीक है, एक और देख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्राफ इसी से रिलेटेड। जैसे सपोज करो यहाँ x/m है और यहाँ क्या है हमारा टेम्परेचर है। अब जरा देखना, इन तीनों ग्राफ्स को जरा चेक करो, तीनों आइसोथर्म है। ये T1 टेम्परेचर पर खींचा गया ग्राफ, यहाँ प्रेशर है सॉरी, ठीक है, x/m और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा किसी एक गैस के लिए। अब उस गैस को 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में लिया गया। पहले एक्सपेरिमेंट में T1 टेम्परेचर रखा गया, दूसरे में T2 और तीसरे में T3। गैस अमोनिया है, पैलेडियम की सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है तीनों ही केस में। लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा T1 टेम्परेचर के केस में बढ़ा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि T1 सबसे ज़्यादा हो गया T3 सबसे ज़्यादा? अरे सीधी सी बात है, हाई टेम हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, हम फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन में x/m और प्रेशर के बीच का रिलेशन क्या है, शुरुआत में बढ़ता है उसके बाद फ्लैट हो जाता है। तो हर ग्राफ में यही पिक्चर दिखाई दे रही है। लेकिन एक ग्राफ ऐसा है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर खींचा गया है और एक T2 पर, एक T3 पर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन, हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटता है। तो सबसे कम एडजॉर्प्शन किस ग्राफ में है, नीचे नीचे वाले, यानी ये हाई टेम्परेचर। सबसे हाई टेम्परेचर कौन सा है, T3, क्योंकि यहाँ पर x/m जल्दी फ्लैट हुए जा रहा है। और सबसे लो टेम्परेचर T1 है। ठीक है, तो टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, T3 सबसे ज़्यादा, T2 सबसे कम और T1 उससे भी। लो टेम्परेचर रखोगे ना तो x/m प्रेशर से ज़्यादा बढ़ेगा फिजिकल एडजॉर्प्शन, और हाई टेम्परेचर रखोगे तो x/m प्रेशर से बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर हाई है, कितना भी प्रेशर लगा लो, टेम्परेचर हाई है तो मॉलिक्यूल उड़ ही जाएंगे, तो x/m इतना नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है वो आइसोथर्म में। चलो, अब फ्राइंडलिच ने क्या करा, फ्राइंडलिच ने x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n इसी चीज को आगे बढ़ा दिया। फ्राइंडलिच ने ये कहा कि भाई इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। चलो, इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। क्लियर है? तो फ्राइंडलिच ने कुछ नहीं किया, प्रेशर की अच्छे से स्टडी की। ठीक है, प्रेशर की अच्छे से स्टडी की, किस पर, x/m की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर को बढ़ाने या प्रेशर को घटा देने से x/m की वैल्यू बढ़ती है या x/m की वैल्यू घटती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है भाई, तो अब सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, फ्राइंडलिच इक्वेशन, फ्राइंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन फॉर, अब ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, फ्राइंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन एप्लीकेबल है फर्स्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, ऑफ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस का फिजिकल एडजॉर्प्शन किस पर, एडजॉर्बेंट की सरफेस पर। सेकंड, अब आप सोच रहे होंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर होता है, मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ यूनिमॉलिक्यूलर होना चाहिए, मतलब फिजिकल में भी यूनिमॉलिक्यूलर होना चाहिए तब एप्लीकेबल हो। अब तुम सोचोगे सर केमिकल एडजॉर्प्शन होता है यूनिमॉलिक्यूलर, तो बिल्कुल, फिजिकल में भी तो कई कुछ एडजॉर्प्शन ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक लेयर बन के रह जाए, जरूरी थोड़ी और लेयर बन सकती है फिजिकल में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी केसेस में सभी बहुत सारे लेयर बने, कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं ना फिजिकल एडजॉर्प्शन की एक ही लेयर बने। तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयरिंग होनी चाहिए, तब जाके ये एप्लीकेबल होगा फ्राइंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन। ये 2 चीज़ें ध्यान रखो। ठीक है, अब फ्राइंडलिच ने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। फ्राइंडलिच डिवाइड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एट लो प्रेशर, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम होता है ना तो x/m की वैल्यू प्रेशर के पावर 1 पर डिपेंड करती है।
लो प्रेशर पर, ठीक है, ये कहा उन्होंने। सेकंड बी एट हाई प्रेशर, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। भाई लो प्रेशर होगा तो सीधी सी बात है, लो प्रेशर का मतलब ये है कि अभी एडजॉर्प्शन शुरू कर रहे हैं अपन। एक्स बाई एम प्रेशर के बीच में अपन ग्राफ खींचेंगे, जरा देखो ये ग्राफ है, इधर एक्स बाई एम है, ठीक है, और इधर क्या है, प्रेशर है। पहले तो सीधा है, फिर थोड़ा फ्लैट है, और फिर इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक है इंटरमीडिएट, ये है लो प्रेशर, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 लो प्रेशर पर, ठीक है ना, लो प्रेशर ये वाला एरिया, ये है मीडियम प्रेशर, और ये है हाई प्रेशर का ग्राफ। हाई प्रेशर पर तो इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक्स बाई एम पर डिपेंड नहीं करता, तो एक्स बाई एम की वैल्यू प्रेशर से चेंज नहीं होती। हाई प्रेशर पर ग्राफ इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। मीडियम प्रेशर पर ग्राफ इंडिपेंडेंट नहीं होता, कुछ कुछ चेंज होता है, और लो प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1। हाई प्रेशर पर क्या होता है, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक। और अगर अपन बात करें सी एट मीडियम प्रेशर या इंटरमीडिएट प्रेशर, एट मीडियम इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होता है, एक्स बाई एम की वैल्यू ना तो प्रेशर से ज़्यादा बढ़ती है और ना बिल्कुल कांस्टेंट होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट ही बढ़ती है, 1 बाई ए, एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाई ए। ये 3 सिचुएशंस होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को जरा खोलते हैं, तो एक्स बाई एम कॉन्स्टेंट आ जाएगा के पी की पावर 1 बाई एन। अब क्या करो, इस इक्वेशन का लॉग ले लो दोनों तरफ, तो हमने लॉग ले लिया, लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कैसे लिखा है मैंने, दोनों तरफ लॉग ले लिया, इधर लॉग लिख दिया। दो फंक्शंस हैं तो लॉग के और लॉग पी, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो लॉग जुड़ जाएगा, लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1 बाई एन, लॉग ए पी की पावर ए की पावर बी की तरह, तो बी लॉग है, मतलब पावर आगे आ जाएगी 1 बाई एन लॉग पी, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया। अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन, ये ग्राफ लीनियर नहीं है, देखो ये लीनियर नहीं है, ठीक है ना। लीनियर ग्राफ वो होता है जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आ रहा हो, यहाँ से ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रही है, तो यहाँ से एक और ग्राफ बन गया फ्रेंडलिच आइसोथर्म बोलते हैं उसको। इसको फ्रेंडलिच आइसोथर्म नहीं बोलेंगे, ये तो नॉर्मल आइसोथर्म कर्व है। फ्रेंडलिच ने तो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर इक्वेशन की ज़्यादा स्टडी की थी, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाई एन। एक चीज़ और, फ्रेंडलिच जो है ना वो हाई प्रेशर पर फेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर एक्स बाई एम की वैल्यू प्रेशर पर डिपेंड क्यों नहीं करती, जब फ्रेंडलिच से पूछा जाए उसने मना कर दिया, लिमिटेशन है ये फ्रेंडलिच इक्वेशन की, समझ रहे हैं। हमने ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चाहे फ्रेंड लिखने की बात है, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये तो उसने बता दिया था कि इंडिपेंडेंट हो जाती, क्यों होती है वो रीजन पता नहीं था उसको। इंटरमीडिएट पर इस इक्वेशन का ग्राफ और देख लेते हैं कैसे बनता है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा बनेगा, तो जो इक्वेशन हमारे पास है लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के है ये, तो इसको अपन ऐसे लिख दें क्या, 1 बाई एन लॉग पी प्लस लॉग के, ऐसे लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंडलिच इक्वेशन, फ्रेंडलिच इक्वेशन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल यूनिमोलिकुलर। तो देखो ये टर्म है वाई एक्सिस पर, ये टर्म ले लें, अरे हम एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ लॉग हो गया, लॉग एक्स बाई एम वाई एक्सिस पर, लॉग पी एक्स एक्सिस पर, और ये है स्लोप थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा स्लोप, और ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट सी, मतलब ग्राफ ओरिजिन पॉइंट से ऊपर कहीं स्टार्ट हो, ठीक है। तो अब जरा देखो, किस तरह से ग्राफ खींचेंगे, देखो यहां ले लो log x बाई एम, और यहां क्या ले लेते हैं अपन log p, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से, यहां से यहां तक ये क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, log k, ये इंटरसेप्ट हो गया। अब स्लोप कैसा आएगा, इस तरह से,
ये एंगल हो गया थीटा, क्लियर है। तो यहाँ से टेन थीटा क्या होगा हमारा, स्लोप हो जाएगा, और स्लोप क्या होगा m, और स्लोप m की वैल्यू क्या होगी, स्लोप m की वैल्यू होगी लॉ 1/m, क्लियर है। अगर मान लो आपसे 1/n स्लोप की वैल्यू दे दें आपको, स्लोप की कोई वैल्यू दे देता है आपको, तो स्लोप की वैल्यू का 1/n के इक्वल करके n निकाल लो, यहाँ रख दो, ठीक है। या स्लोप की वैल्यू डायरेक्ट दे दे, 1/n की वैल्यू है वो, यहाँ रख दो। लॉग p की वैल्यू भी दे देता है, लॉग k की वैल्यू भी देता है, x/m पूछता है तो आप इजिली कर सकते, क्लियर है। तो ये है आपकी फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन का जवाब। अब फ्रेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये हाई प्रेशर पर एक्सप्लेन नहीं करता। फ्रेंडलिच आइसोथर्म फेल वाई x/m वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। तो ये इसकी लिमिटेशन, मतलब लिखनी नहीं है आपको, बस सिर्फ ध्यान रखो ये इसकी लिमिटेशन। क्योंकि लिमिटेशन तब लिखते हैं जब नेक्स्ट एक लैंगम्यूर आइसोथर्म एडजॉर्प्शन और होता है, तो वो हाई प्रेशर पर एक्सप्लेन करता है अच्छे से, ठीक है ना, x/m की वैल्यू हाई प्रेशर पर कैसे चेंज होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अब अपन बात करेंगे भैया एडजॉर्प्शन की, तो कंप्लीट बात होगी, बस एप्लीकेशन और रह जाती है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन क्या होंगे, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन समझने की कोशिश करते हैं। 6, 7, 8 एप्लीकेशन हजारों तक हो सकती हैं, लेकिन हमको मेन जो हमारे सिलेबस में यूज इन गैस मास्क। गैस मास्क होते हैं, ये गैस मास्क, गैस मास्क आप अगर लगा देते हैं चेहरे पर तो वो क्या करता है कि एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है, और जितनी भी पॉइजनस गैसेस होती है ना एटमॉस्फेयर में, समझो जो पॉइजनस गैस होती हैं उनको अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। अभी फिलहाल क्या स्थिति चल रही है, जो हम मास्क लगा रहे हैं वो एक तरह से कोरोना नाम के एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब कर, और एडजॉर्बेंट हमारा मास्क है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। पॉइजनस गैस ये एडजॉर्बेट होता है, और मास्क होता है गैस मास्क, सॉलिड होता है, सॉलिड मटेरियल से मिलकर बनता है, ठीक है ना, ये एडजॉर्बेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं इट स्टॉप कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइजनस गैस विद आवर फेस। हमारे फेस पे लगा होगा तो फेस पर पॉइजनस गैस अटैक नहीं करेंगी, हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर नहीं जाएंगे। चलो कितना अच्छा यूज है। सेकंड, क्रिएटिंग वैक्यूम, कितना अच्छा यूज है ये भी, क्रिएटिंग वैक्यूम। अरे वैक्यूम क्रिएट करने में भी तो हो सकता है इसका यूज, कैसे भाई, देखो मैं बताता हूँ। सिलिका जेल ले लो, सिलिका जेल को आप जहां भी रखोगे ना वहां वो हवा को खा जाएगी एक तरह से। सिलिका जेल जो होगा उसको, हाँ भी सिलिका जेल, इसको आप कहीं रख दो तो ये आसपास की एयर जो होती है ना उसको खत्म कर देता है, अपने ऊपर एडजॉर्ब करा लेता है। जैसे एक कमरे है, एक मतलब एक इस तरीके का चैम्बर है, इसमें सिलिका जेल रख दिया तो जितनी भी गैस होगी ना सिलिका चैम्बर में, एटमॉस्फेयर क्या है, गैस ही तो है, गैस से मिलकर तो बनता है एटमॉस्फेयर, तो गैस को अपनी पूरी की पूरी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगी, तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्रिएटिंग हो या वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना इसने, तो इस तरह वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं एडजॉर्प्शन की हेल्प से। तीसरा, रिमूवल ऑफ ह्यूमिडिटी, वही सिलिका जेल, सिलिका जेल को रख दो, अगर कोई नमी है ह्यूमिडिटी है तो वो भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। फोर्थ, कलर्ड इम्प्योरिटीज रिमूव। अरे चीनी के अंदर कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको चारकोल में रख दो, कलर्ड इम्प्योरिटीज के अंदर चारकोल रख दो, तो चारकोल क्या करेगा, मैं लिख दूँ यूजिंग चारकोल। चारकोल क्या करता है, जितनी भी कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं उन सबको अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करा लेता है। तो अगर चारकोल ने सारे के सारे इम्प्योरिटीज को, कलर्ड इम्प्योरिटीज को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करा लिया तो अंदर क्या बचेगा, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो ये भी इसका यूज है। जो शुगर का सॉल्यूशन होता है, चीनी का सॉल्यूशन होता है, वो कलर्ड होता है, उसको चारकोल पाउडर के कॉन्टैक्ट में रख दो, चाहे मेम्ब्रेन के, एनिमल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में रख दो, एब्जॉर्प्शन हो जाता है कलर्ड इम्प्योरिटीज का, और शुगर
का कलरलेस सॉल्यूशन बाहर निकलता है। ठीक है, ये यूज हो जाएगा। और हम बात करें तो हम इसका यूज कर सकते हैं इन हेट्रोजीनस कैटालिसिस। मतलब क्या है, देखो हेट्रोजीनस कैटालिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्कीन है सिस्टम, एल्कीन समझना, एल्कीन को अपन ने पैलेडियम की सरफेस पर रख दिया, पैलेडियम मेटल है ना, इसकी सरफेस के कांटेक्ट में रख दिया एल्कीन। तो पैलेडियम ले लो, निकल भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हो, सब आते हैं, सेंडेंस प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, है ना। पैलेडियम निकल प्लेटिनम लेकर के अपन क्या कर सकते हैं, एल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में। कैसे, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस। तो जरा समझो, हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये एल्कीन की सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है भाई, एल्कीन और समझो एल्कीन भी गैस है ना, और हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों गैस है सपोज। ठीक है, और पैलेडियम क्या है, सरफेस है, सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस पैलेडियम पर हाइड्रोजन और एल्कीन दोनों का एड्जॉर्प्शन हो जाता है और दोनों रिएक्ट कर जाती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन, और दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है और क्या बनती है, एल्केन। ये हाइड्रोजन इस तरह से, ये प्रोडक्ट है। अगर एल्कीन बहुत बड़ा ले लिया जाए, अनसैचुरेटेड एल्कीन, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, उसको अपन बोलने लग जाते हैं ऑयल। ये ऑयल होता है अनसैचुरेटेड एल्कीन। अनसैचुरेटेड एल्कीन जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं एल्कीन के, 18 कार्बन वाले, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या है, ऑयल है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल दो, घी बन जाएगा, सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस पढ़ते हैं अपन, इसको हेट्रोजीनस कैटालिसिस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि पैलेडियम मेटल सॉलिड है और ये गैस है। तो जब रिएक्टेंट गैस हो और कैटलिस्ट जो कि सॉलिड है, उन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। रिएक्टेंट गैस है और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, अलग अलग फिजिकल स्टेट होगी दोनों की। तो इस तरीके के कैटलिस्ट को हेट्रोजीनस बोलते हैं। कैटलिसिस में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनस कैटलिसिस में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। एक और इसका यूज है मेडिसिनल पर्पस। देखो मेडिसिनल पर्पस में बहुत यूज है। अपन गोलियां देते हैं बच्चों को तो पीस के देते हैं, क्यों, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जल्दी से एडजॉर्ब हो जाती है अंदर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी एंजाइम, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होता है या कोई भी हार्मफुल जर्म्स हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो हम जो टैबलेट्स लेते हैं उनकी सरफेस पर क्या होता है, हाईली सरफेस एरिया होता है टैबलेट की सरफेस पर। तो जो एंजाइम वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जो हमारी बॉडी में गया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ जाके एडजॉर्ब हो जाता है और वो डीएक्टिवेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये अच्छा यूज है मेडिसिनल पर्पस। और इन क्रोमेटोग्राफी में भी यूज होता है, इन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है केमिस्ट्री में, इससे अपन क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, हाई अलग अलग स्पीड से। और हम देख सकते हैं एक और होता है इन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने का इशारा देते हैं कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो कोई ना कोई चीज को एड्जॉर्ब करके इंडिकेटर कलर चेंज कर देते हैं जनरली। ठीक है, तो ये भी एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और लास्ट यूज पढ़ेंगे अपन फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में एड्जॉर्प्शन का बड़ा अच्छा यूज है। ये अपन चैप्टर नंबर 6 जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है मेटलर्जी, उसमें पढ़ेंगे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में। तो ये कुछ 8-9 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इनको अपन नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इनका। क्लियर है, चलो। तो ये है हमारा एड्जॉर्प्शन टॉपिक कंप्लीट। अब हम देखते हैं नया टॉपिक और वो है हमारा कैटालिसिस का टॉपिक। कैटालिसिस क्या होता है और कैटालिस्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। फिर एंजाइम कैटालिस्ट या कैटालिसिस ले लेंगे, फिर एंजाइम कैटालिस्ट लेंगे एक वीडियो में। फिर अपना फाइनल टॉपिक शुरू होगा, वो है कोलाइडल स्टेट, बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो देखो बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट जो है एक केमिकल रिएक्शन पर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या पाया, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस दुनिया में होते हैं, ठीक है, जिनको अगर केमिकल रिएक्शन में डाल दिया जाए, ध्यान से समझना, जिनको अगर केमिकल रिएक्शन में डाल दिया जाए तो वो क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को हाई स्पीड से या लो स्पीड से करा देते हैं। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है एक एवरेज स्पीड से, आप चाहते हो कि इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, हमें टाइम बचाना है, हमें जल्दी जल्दी प्रोडक्शन चाहिए,
स्पीड बढ़ाई जाए, क्लियर है? तो आप क्या करोगे, कैटेलिस्ट डाल दो, ऐसा कैटेलिस्ट जो स्पीड को बढ़ाए। कैटेलिस्ट दोनों तरह काम करता है, बढ़ा भी कर सकता है, घटा भी सकता है। तो जिस कैटेलिस्ट को आप डालोगे ना, समझना, उस कैटेलिस्ट का केमिकल कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं होगा, अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई XY कैटेलिस्ट लिया है तो रिएक्शन में जब आप डालोगे उसको तो वो XY फॉर्म में गया है, XY फॉर्म में बाहर निकलेगा, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मान लो पैलेडियम कैटेलिस्ट है तो पैलेडियम कैटेलिस्ट को आपने पैलेडियम फॉर्म में डाला है तो पैलेडियम ही निकलेगा, ऐसे ही पैलेडियम डाइऑक्साइड हो जाएगा, नहीं पैलेडियम फॉर्म में, मतलब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहेगा। दूसरी चीज, इसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। अमाउंट चेंज होने से क्या मतलब है, अमाउंट जैसा अगर आपने यहाँ पे XY 5 ग्राम डाला है रिएक्शन में तो आपको यहाँ 5 ग्राम ही कैटेलिस्ट मिलेगा, उसका इतना सा हिस्सा भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज इसकी चेंज हो सकती है, वो फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में जरूर अलग हो सकता है। जैसे मान लो अगर आपने इसको सॉलिड फॉर्म में डाला है तो क्या पता ये लिक्विड फॉर्म में मिले या आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाए, स्ट्रगल भी तो करेगा ना, ये संघर्ष भी तो करेगा ना, रिएक्शन को इजी बना रहा है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो इसका भी होगा। तो ये फिजिकल अपीयरेंस इसकी चेंज हो, और क्या पता वो भी चेंज ना हो, ठीक है, लेकिन मे भी हो सकती है ये। लेकिन कैटेलिस्ट का कभी भी क्या क्या चेंज नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता कैटेलिस्ट का, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। और दूसरी चीज क्या है, केमिकली कंपोजिशन सेम रहेगा, अमाउंट भी सेम रहेगा, लेकिन ये सब सेम रहेंगे दोनों। बट अलग क्या हो सकता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में वो जरूर अलग हो सकता है। कैटेलिस्ट जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड को बढ़ाए, घटा भी सकता है। सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है, हम चाहते हैं हो ही ना, या हो तो बहुत स्लो हो। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें A बदल रहा है P में, और ये A P में बदलने में 1 दिन लगाता है, 1 दिन के अंदर ही बदल जाए, क्लियर है नहीं। अब हमें A चाहिए, अपने आप वो A P में कन्वर्ट हो रहा है, पढ़ाई आपने A को कंटेनर में रख दिया, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने आप टूट रहा है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। हमें तो A चाहिए, और हमें A 2 दिन बाद चाहिए, 3 दिन बाद चाहिए, हमें उसी दिन यूज नहीं लेना जिस दिन बनाया A को। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसा कैटेलिस्ट डालेंगे इस रिएक्शन में जो इस रिएक्शन की स्पीड को बहुत ही लो कर देगा, तो ये 100 दिन में जाके कहीं AP में कन्वर्ट हो पाएगा। नेगेटिव कैटेलिस्ट डाल देंगे तो ऐसे में क्या होगा, 100 दिन मिल गया अब आपको, अब आप 10 दिन 15 दिन में उस A को कंज्यूम कर लो, यूज ले लो। तो यहाँ पर देखो कैटेलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्लियर है नहीं है, अरे समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। तो नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं, इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। और पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस। नेगेटिव कैटेलिस्ट को पॉइजन भी कहते हैं अपन, लेकिन जरूरी नहीं पॉइजन हर बार नुकसानदायक हो, अगर हम उसको खा जाते हैं तब हमारे लिए वो नुकसानदायक है ना। पॉइजन क्या करेगा, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को रिड्यूस कर देगा। लेकिन बाहर में कुछ पॉइजन ऐसे भी हो सकते हैं जो बाहर किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम कर दे, उससे हमें फायदा मिल जाए, क्लियर है नहीं। तो ये सब कैटेलिस्ट की कहानी है। कैटेलिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस का नाम है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटेलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर देता है, उस प्रोसेस को कैटेलिसिस बोलते हैं। समझो, कैटेलिसिस प्रोसेस का नाम है, सब्सटेंस का नाम नहीं। सब्सटेंस का नाम क्या है, कैटेलिस्ट, जो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कैटेलिस्ट काम कैसे करता है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ये सब बात अपन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।